साथियों नमस्कार। आज हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक बहुत ही चर्चित फैसले जो नियुक्तियों में लागू होने वाले रोस्टर पर आधारित था 1995 में सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आया। आप सभी जानते हैं कि सरकारी नियुक्तियों में जो पैमाना है नियुक्तियों का वो एक रोस्टर के हिसाब से होता है और दो तरह के रोस्टर होते हैं, एक वैकेंसी बेस्ड रोस्टर और पोस्ट बेस्ड रोस्टर। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसमें ये कहा कि वैकेंसी बेस्ड रोस्टर उचित नहीं है और इसे हटा करके पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू किया जाना चाहिए। ये क्या है और ये इसका कितना बड़ा असर हुआ नियुक्तियों में, और आपको बता दें कि 1995 के बाद से भारत के सभी प्रतिष्ठानों में, वो चाहे कोई भी हो, बैंकिंग हो, नगर निगम इकाई हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, कॉलेजेस हो, हर जगह यही लागू है, पोस्ट बेस्ड रोस्टर। अब ये होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं लेकिन हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है। देखिए, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर का मतलब ये है कि जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में, भारत सरकार का कोई इंस्टीट्यूशन है और उसमें 100 पदों की नियुक्ति निकलती है। उस प्रतिष्ठान में मान लीजिए कि सभी कार्मिकों की कुल संख्या है 10,000, उसमें 10,000 लोग काम करते हैं और वित्तीय वर्ष 2025 में मान लीजिए कि 25-26 के लिए 100 अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकलता है। इस 100 में से अब आपको कायदे से जो आपके प्रावधान हैं आरक्षण के, वो ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है वो 22.5% है, 15% और 7.5%, कुल मिला जुला के 49.5% होता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि वैकेंसी बेस्ड रोस्टर यदि ये होता, वैकेंसी बेस्ड जितनी भी वैकेंसी रिक्तियाँ निकाली गई है उसके अनुसार यदि ये होता तो ओबीसी के अभ्यर्थियों को पूरे 27 पद मिलते उसमें 100 में से, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उसमें से उन्हें 22.5 सीट मिलता, अर्थात ये 22 मिलता या 23 मिलता, ये होता। परंतु ये ऐसा नहीं हुआ। न्यायालय का कहना था कि ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 10,000 जो उस प्रतिष्ठान के जो पूरे इकाई हैं, 10,000 में उसका क्या है, उसका आकलन जरा करें कि 10,000 में कितने ओबीसी हैं, 10,000 में कितने SC/ST हैं, 10,000 में कितने ST शेड्यूल ट्राइब्स हैं। क्योंकि इंदिरा साहनी का केस जब 1992 में आया था और सर्वोच्च न्यायालय ने उस वक्त निर्धारित किया कि कुल जो आरक्षण है वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब 10,000 में से 50%, अर्थात कि 5,000 पद जो है आपके आरक्षित होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 49.5% या 50% अधिकतम। तो यदि मान लीजिए कि 27%, मतलब कि 2,700 ओबीसी के अधिकारी होने चाहिए, उसी हिसाब से जो 22.5% है तो 2250 जो है ये अधिकारी होने चाहिए SC और ST मिला करके। अब मान लीजिए कि यदि 2700 अधिकारी वर्तमान में 2025 और 26 के दरमियान जो नियुक्तियां निकली है उस वक्त एज ऑन डेट, यदि 2,700 अधिकारी काम कर रहे हैं या कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो फिर इस 100 वैकेंसी में जो वैकेंसी बेस्ड होता उसके अनुसार उसे कोई मतलब नहीं था और इसे फिर इसमें 100 में से 27 पद आपके अभ्यर्थियों को मिलता और 22.5 SC/ST के लोगों को मिलता। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कुल आरक्षण जो है, जो प्रतिष्ठान है उसमें 50% से अधिक नहीं हो सकता है, लिहाजा आप उसे पहले देखें कि उस पूरे जो निकाय है, प्रतिष्ठान है, उसकी संख्या कितनी है। अब देखिए कि यदि 2700 ओबीसी के कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं तो इस 100 वैकेंसी में उसे 0 पद मिलेगा, और यदि 2250 SC/ST के लोग काम कर रहे हैं वर्तमान में, वहाँ हैं, तैनात है उस प्रतिष्ठान में, तो फिर SC/ST को भी वहाँ 0 मिलेगा। अर्थात जो इसे पोस्ट बेस्ड कहते हैं, ये हुआ पोस्ट बेस्ड के अनुसार।
वैकेंसी बेस्ड यदि होता तो आपको फिर मिलता ही 100 में से। जितनी बार वैकेंसियां निकलती उस पूरे कुल जो स्ट्रेंथ था उस प्रतिष्ठान का, उससे कोई मतलब नहीं होता, बल्कि हर नियुक्ति के समय में जितने भी पद निकाले जाते उसके अनुसार आपको जो भी प्रावधान था 27 का और 22.5 का वो आपको मिल जाता। लेकिन इससे दिक्कत कुछ आ रही थी, और दिक्कत ये थी कि मैं आगे बढ़ूंगा उसमें, क्योंकि ये मामला कैसे गया और कोर्ट में कैसे पहुंचा उस पर आएंगे। लेकिन आप इतना बस वैकेंसी बेस्ड और पोस्ट बेस्ड को समझ लीजिए। पोस्ट बेस्ड की मतलब कि आपको शून्य मिलता, और वैकेंसी बेस्ड का मतलब कि आपको इसमें 100 में से फिर मिलता। तो अब आकलन, इसलिए आज के डेट में किसी भी प्रतिष्ठान में हो, चाहे बैंकिंग हो या कोई भी दूसरी संस्थाएं हो, यदि आप आज के डेट में जो भी वैकेंसी निकल रही है वह पोस्ट बेस्ड है, और जब भी आपको आरक्षण की सीटों का अनुमान लगाया जाता है तो उस वक्त ये पता लगाया जाता है कि सबसे पहले आप देखिए कि जो वर्किंग मैन पावर है आज के डेट में वह कितना है। उसमें अब देखिए, यदि 2700 में मान के चलिए कि आपके साढ़े 2600 लोग हैं, 50 कम है, तो 100 में से अधिकतम आपको 27 था, 27 पूरा का पूरा मिल जाता। उसी हिसाब से माने जितनी रिक्तियां हैं उसको भरने के लिए आपको ये पोस्ट बेस्ड रोस्टर बना है एक्चुअली में। और इसको लेकर के मैं आगे थोड़ा सा और विस्तार में आता हूं कि साथियों, ये मामला आया 1995 में सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला है, इस केस को समझते हैं आर.के. सब्बरवाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ये बहुत ही चर्चित एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, आर.के. सब्बरवाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है, जो सरकारी नौकरियों में रोस्टर लागू करने का आधार बना। इस केस की जो मूल जो समस्या थी वो पंजाब और हरियाणा से पैदा हुई, और पंजाब हरियाणा से वहाँ के हाई कोर्ट में गया। वहाँ हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दिया, और वहाँ जब याचिकाकर्ता थे वो नहीं संतुष्ट हुए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए। अब ये कौन से लोग थे? देखिए, ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 10 फरवरी 1995 को। ये मामला देखिए, पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग में पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स क्लास 1 से जुड़ा है। आर.के. सब्बरवाल जो जनरल कैटेगरी के अधिकारी थे, और वो एक वरिष्ठ अधिकारी थे, तो उन्होंने देखा कि जो पंजाब सरकार है और हरियाणा सरकार है उसमें प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वह SC/ST के लिए और BC के लिए, इसमें BC लिखा है एक्चुअली में, मुझे नहीं पता कि बैकवर्ड क्लासेस को कभी भी प्रमोशन में आरक्षण मिला है या नहीं, बट चूँकि इंडिया कानून.org के वेबसाइट से ये आंकड़े मैं लाया हूँ एक्चुअली में, और उसमें फिर उन्होंने लिखा है कि पंजाब और हरियाणा सरकार ने अपने विभागों में जो प्रोन्नति में आरक्षण था उसमें उन्होंने दे रखा था। लिहाजा आर.के. सब्बरवाल जो सिंचाई विभाग में एक सीनियर ऑफिसर थे, सीनियर अधिकारी थे, अभियंता थे, उन्होंने पाया कि उनसे जूनियर जो अधिकारी हैं वो इस रोस्टर के अनुसार उनको पदोन्नति मिल रही है। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और कहा कि ये हमसे जूनियर हैं और इनका प्रमोशन होना इस रोस्टर का एक गलत तरीका है। और उन्होंने कहा कि ये संविधान के जो अनुच्छेद 14 है जिसमें समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 16 है जिसमें नौकरी में समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई है, इन अनुच्छेदों का सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा का ये उल्लंघन है। लिहाजा वो कोर्ट गए और उन्होंने जस्टिस की मांग की और कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। अब बात को समझिए कि रोस्टर सिस्टम जब लागू हुआ, हालांकि हमने आपको बता दिया है एक्चुअली में कि क्या हुआ, लेकिन हरियाणा और पंजाब, आप ये देखें कि हरियाणा और पंजाब सरकार के जो ये कानून था, रोस्टर था, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर के हिसाब से जब भी आते थे वो पदोन्नति देते थे एक्चुअली में। और तब तक मतलब ये 1900 हमारा ख्याल है 90-91 की बात है, ये 90-91 की बात है जब ये मामला आया था। और तब लेकिन वहाँ के सरकारों ने कहा कि नहीं, हम जनरल के सीटों को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो पिछड़े वर्ग हैं या अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, इनको हम इनकी मतलब कि रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए हम ये प्रावधान लेकर के आए हैं और प्रावधान दे रहे हैं। इसमें हम किसी भी जनरल व्यक्ति का अहित नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस फैसले से जो याचिकाकर्ता थे आर.के. सब्बरवाल और जो दूसरे उनके साथी थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट
के जो 5 जज थे, जस्टिस इसके चेयरमैन थे इस कमेटी के, ये जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट के बेंच के, वो जस्टिस पीवी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में ये सुनवाई हुई और जस्टिस पीवी रेड्डी थे इसमें और इस पीठ के अध्यक्ष थे जिन्होंने इसका फैसला लिखा। जस्टिस एएम अहमदी थे जो कि उस समय 1995 भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस एससी अग्रवाल थे, जस्टिस एस मोहन थे और जस्टिस जीएन रे थे। इन 5 व्यक्तियों ने और सर्वसम्मति से फैसला दिया। यह फैसला आरक्षण के जो रोस्टर सिस्टम है उसके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग और बड़ा मानक के रूप में सामने आया। कोर्ट ने माना कि आरक्षण लागू करने के लिए रोस्टर सिस्टम एक वैध और आवश्यक उपकरण है। यह संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्यों को दी गई शक्ति के अनुरूप है, जो पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात करता है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रोस्टर का संचालन इस तरह से होना चाहिए कि यह संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन न करे। अब कोर्ट ने फैसला दिया कि रोस्टर को पद आधारित होना चाहिए, न कि रिक्ति आधारित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आरक्षण का आधार कुल स्वीकृत पदों की संख्या, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, वह हो, न कि हर साल जो नई वैकेंसी निकल रही है उसके अनुसार होना चाहिए, बल्कि इनका यह कहना था कि टोटल स्ट्रेंथ के आधार पर होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब एक बार आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित पद भर दिए जाते हैं, उदाहरण के लिए SC ST और जो भी मैंने आपको बताया है, तो उसके बाद यदि वो पूरी तरह सेचुरेट हो जा रहे हैं, जिनका प्रावधान है 27 और 22.5, यदि वो पूरा प्रावधान भर जाता है यदि, तो उसके बाद नई नियुक्तियों में उन्हें कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ये नई पूरे सीट पूरे जनरल में जाएंगे। अब ये अलग बात है कि जनरल में कौन जाएंगे। जनरल में OBC के भी लोग जा सकते हैं, वो खुला था, एक्चुअली में वो खुला मंच था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्चुअली में बिना आरक्षण का लाभ किए हुए कोई भी व्यक्ति उसमें एपियर हो सकता है। अब हाँ, ज़रूर है कि जो आरक्षित जो श्रेणी है SC ST और OBC का, इनके अभ्यर्थियों को लगेगा कि ये हमें बांध दिया गया है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया था इंदिरा साहनी के केस में, कि जो ओपन कैटेगरी है उसमें कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, तो आपके लिए कोई बंदिश नहीं है। आरक्षित श्रेणी जो है वो 27% और 22.5% तक की है, लेकिन इसके बाद जो सीटें बचती है उसमें आप अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, आप अपनी योग्यता के अनुसार उसमें अपना स्थान ले सकते हैं। ये अलग बात है कि आप वहाँ पे जाएंगे तो उसके लिए जनरल जो कैटेगरी है उसके अनुसार सारे मापदंड आपको तय करने पड़ेंगे। उसमें जो उम्र की सीमा की जो छूट है SC ST के लिए 5 वर्षों का और OBC के लिए 3 वर्षों का, यह छूट आपको नहीं मिलेगा। आपको एक जनरल कैंडिडेट के तौर पे आपको ओपन कैटेगरी में कंपटीशन में फाइट करना होगा और अपनी स्थान सुनिश्चित करना होगा। ये एक था। तो ये ठीक है। इसे चूँकि मैंने सोचा इस पर कि यदि वैकेंसी बेस्ड रोस्टर होता तो क्या होता। वैकेंसी बेस्ड रोस्टर यदि होता तो जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि 2700 आपके हैं, 10,000 यदि किसी निकाय के यदि स्ट्रेंथ है और 10,000 में से यदि 2700 की संख्या आपकी पहले से मौजूद है, 2700 से ऊपर नहीं होगा। 2700 में फिर मेरिटोरियस कैंडिडेट के रूप में आप जाएंगे। आप OBC रहेंगे या SC ST रहेंगे, लेकिन मेरिटोरियस कैंडिडेट के OBC MT के तौर पे रहेंगे या SC ST MT के तौर पे मेरिटोरियस कैंडिडेट की तरह आप जनरल में जाएंगे। यदि वैकेंसी बेस्ड होता तब क्या होता, तो हर बार आपको उस 10,000 से कोई मतलब नहीं था, बल्कि आपको हर बार जो नई नियुक्तियाँ निकलती उसमें आप अपनी मांग करते। लिहाजा यह जो प्रतिशत था, जो 50% जो कैप था, हालांकि बाद के वर्षों में जब भारत सरकार ने EWS को लागू किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे इम्प्लीमेंट भी करा दिया गया, तो ये 50% का दायरा बढ़ करके अब 60% हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक तो हुआ है। इंदिरा साहनी के केस का जो जजमेंट था उसके बाद उसे ब्रेक करके वो 60% किया गया है। लेकिन यदि वैकेंसी बेस्ड होता तो ये जो 2700 है 10,000 में, यदि 10,000 का ही कैप है तो आपको 2700, फिर 2800, फिर 2900 या इससे अधिक की संख्या, मतलब जो अभी 27% है कल को हो सकता है वो 30%, 40%, 50%, या इस हिसाब से आपका जो टोटल जो आरक्षण है वो 50% का वो बढ़ करके 60%, 70%, और फिर कुछ भी हो सकता था जिस पे केवल कयास नहीं लगाया जा सकता है कि क्या होता। तो एक मापदंड ये है। हाँ, एक बात ज़रूर है ये
कि एक और भी है, आने वाले कुछ समय के बाद हम इस पर भी एक वीडियो आप लोगों के सामने रखेंगे कि भारत के संविधान का जो 81वां जो संशोधन हुआ था वर्ष 2000 में हुआ था, और आर्टिकल 16(4)(b) को जोड़ा गया। उसमें 16(4) था, 16(4)(b) जोड़ा गया, और इसमें ये बताया गया संविधान संशोधन के बाद कि जो बैकलॉग यदि है किसी प्रतिष्ठान में, जैसे यदि आपके आरक्षण के अनुसार यदि नियुक्तियां नहीं होती है, कई बार जो इंटरव्यू बोर्ड्स होते हैं या जो प्रतिष्ठान होते हैं वो कहते हैं कि हमें यदि कुछ सीटें ओबीसी के लिए सुरक्षित है, आरक्षित हैं एक्चुअली में, या एससी के लिए आरक्षित है और उसमें योग्य उम्मीदवार आपको नहीं मिल पाया, लिहाजा 10 सीट बच गए हैं, दोनों मान लीजिए एससी के और ओबीसी के 10-10 सीट बच गए हैं, तो इन सीटों पर क्या होगा? ये सीटें जनरल के लिए नहीं जाएंगी। इसे बैकलॉग के तौर पे अगले कुछ वर्षों तक आपको सुरक्षित रखने का, बैकलॉग मतलब वो खाली रहेंगे रिक्त, और अगले साल फिर उसे कैरी फॉरवर्ड करते हुए उस पर नियुक्तियां फिर से निकाली जाएंगी। यह 81वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 2000 में आया था। मैं इस पर भी अभी बात करेंगे, हम एक फ्रेश वीडियो लेकर के आएंगे कि आखिर वो अनुच्छेद को जोड़ा गया, उसके क्या क्या प्रावधान है एक्चुअली में। तो साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे आज हम लोगों ने चर्चा किया कि पोस्ट बेस्ड रोस्टर और वैकेंसी बेस्ड रोस्टर। 1995 से पहले वैकेंसी बेस्ड रोस्टर था, जो कि आज नहीं है। आज हमारे पास पोस्ट बेस्ड रोस्टर है। आज की डेट में यदि किसी प्रतिष्ठान में आप ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए यदि कोई नई नियुक्तियां निकलती है, तो आप मान के चलें कि जो उनका मैन पावर है वो किसी भी तरीके से जो उस प्रतिष्ठान से बाहर जाते हैं, वो चाहे डेथ हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया हो, डिसमिसल कर दिया गया हो, या वीआरएस ले लिया हो, तो ये जो 4 जो रास्ते हैं बैंक से बाहर जाने के लिए, ये कर्मचारी जब बैंक से बाहर जाते हैं, वो जो रिक्त खाली होता है, जिस कैटेगरी में वो चाहे जनरल की हो, एससी एसटी की हो, जिस कैटेगरी में वो सीटें भरी गई थी, उसी कैटेगरी के लिए वो सीटें सुरक्षित है और उसी पे फिर नई नियुक्तियां जारी की जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।